गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। चलिए, बातें नहीं, बातें नहीं। हम्म So today we will cover the remaining portion of exercise number 11.2 introductory part. So we can say this is exercise number 11.2 introduction part 2, right? पार्ट वन हमने कल कवर किया है। सो पार्ट वन में हमने कल क्या कवर किया है जल्दी से रिकॉल करते हैं, बिकॉज उस पर ही डिपेंड करता है कि आज हम कितना कर सकते हैं ना। सो पार्ट वन में हमने कल क्या कवर किया था, हमने बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस बनानी सीखी थी, जो कि दो केसेस से बनती है, राइट? ठीक है। पहला केस क्या था, उससे इक्वेशन क्या बनती थी? वेक्टर आर इक्वल टू, बोलो, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है। एंड सेकंड केस में क्या बनती थी? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस ए। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इसके इक्वेशंस के अंदर के इंग्रेडिएंट्स है, जो मसाले हैं, इन मसालों के बारे में जानते हैं। तो देखो, वेक्टर ए तो क्या है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो लाइन पे लाई कर रहा है। और वेक्टर बी क्या है? वो वेक्टर है जिससे लाइन पैरेलल है। वो वेक्टर है ना? वो वेक्टर है, यानी कि डायरेक्शन देने वाला वेक्टर है, एक तरीके से कह सकते हैं हम। ओके, फाइन। ठीक है। यहाँ पे दूसरे केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही पॉइंट्स हैं। ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है जो कि लाइन पर लाए कर रहा है। अच्छा, एक और चीज देखो बेटा, जब हम इस वाली फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे, तो बनने के बाद एक्चुअली वो वैसी दिखाई देगी, क्योंकि बी माइनस ए कर देंगे ना हम। बी माइनस से कर देंगे तो वो वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स समथिंग वाली टाइप की, यानी इस टाइप की दिखाई देगी। ये दो अलग अलग इक्वेशंस नहीं है, इक्वेशन एक ही होती है लाइन इन स्पेस की। इक्वेशन दो नहीं होती है, दो अलग अलग केस हैं कि ये डेटा गिवन हो तो ऐसे बना देंगे और वो डेटा गिवन हो तो वैसे बना देंगे। बनेगी एक एक ही टाइप की, एक ही शक्ल सूरत से दिखती हुई वो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो ये हमने कल सीखा। ओके, आगे बढ़े। अब आज का टॉपिक क्या है? जैसा हमने कल डिस्कस किया था, एक तो हम करना है एंगल बिटवीन टू लाइंस, और ये भी कर ही रहे। सेकंड टॉपिक क्या करना है अपने को, बोलो? डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस की बात करें तो वो भी फिर दो टॉपिक हैं। वो भी फिर क्या है? दो टॉपिक हैं। कैसे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और मैंने आपको शायद वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर में या अभी कुछ दिन पहले ही प्रॉमिस किया था कि एक नई तरीके की लाइन सिखाएंगे आपको, स्क्यू लाइंस। अब वो पहले तो सीखेंगे व्हाट आर स्क्यू लाइंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, यानी तीन टॉपिक हो गए हमारे इस एक्सरसाइज के बचे हुए। एक तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, सेकंड टॉपिक विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, थर्ड टॉपिक विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये सरल है काफी, एक बार बस इसको कनेक्ट करते हैं चीजों से, और जो जो हमने अभी अभी सीखा वो सारी चीजें अप्लाई करते हैं तो आप फील करोगे काफी इजी सी चीज है। देखो, दो लाइन से मेरे पास स्पेस में बेटा, लेट्स से ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। इन दोनों के लाइंस के बीच का हमको चाहिए एंगल। वो नहीं आया रोनित? रोनित नहीं आया क्या? हाँ, इन दोनों लाइंस के बीच का मुझे क्या चाहिए? एंगल। लेट्स से उस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, मान लिया। तो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द थीटा, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द थीटा। ओके, एक वन मोर थिंग, जब हम दो लाइंस के एंगल्स के बीच की बात कर रहे हैं तो एक नहीं दो एंगल बन रहे हैं, एक थीटा भी बन रहा है और एक यहाँ पे ये पाई माइनस थीटा भी बन रहा है। बोलो, लीनियर पेयर से दूसरा एंगल भी निकल सकता है। और नीचे वाले ये तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये पाई माइनस थीटा है तो ये भी पाई माइनस थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दो ही तरीके के एंगल बन रहे हैं, ऐसे मत कहना चार एंगल बन रहे हैं, दो ही तरीके के एंगल बन रहे हैं, एक तो थीटा और एक पाई माइनस थीटा। सो जब भी आपसे एंगल पूछा जाए या जब भी एंगल दिया जाए या जब भी इस मामले में बात करी जाए, सो वी ओनली टॉक अबाउट दिस एंगल। मतलब हम एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे, हम ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में बात नहीं करेंगे। ऐसे मत याद रखना कि राइट साइड वाले एंगल के बारे में बात करेंगे, लेफ्ट साइड वाले एंगल के बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहा मैंने क्या कहा? एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में बात नहीं करेंगे। कल को लाइंस कुछ ऐसी हो गई तो अब देखो भैया, राइट साइड में तो ऑब्ट्यूज है और लेफ्ट साइड में एक्यूट है, तो अब मैं इस एंगल की बात करूंगा, उस एंगल की बात नहीं करूंगा। कुल मिला के एक्यूट की बात करनी है, ऑब्ट्यूज की बात नहीं करनी है। चलो अब बात करते हैं फिर, जो भी करनी है। मुझे बताओ, आपसे पूछेगा कि इन दो लाइन के बीच का एंगल दो। ये सवाल इमेजिन करो, सवाल कैसा आएगा कि ये दो लाइंस हैं, इनके बीच का एंगल बताओ, कितने डिग्री का एंगल है या कितने रेडियन का एंगल है, यही तो पूछेगा ना। तो आपको जो वो दो लाइन देगा वो कैसे देगा?
भाई लाइन कैसे देगा, क्वेश्चन के अंदर लाइन कैसे गिवन होगी? ऐसे थोड़ा ना गिवन होगी कि एक लाल कलर की लाइन है और इस डायरेक्शन में जा रही है, साउथ डायरेक्शन में जा रही है, और एक पीले कलर की लाइन है जो इस डायरेक्शन में जा रही है। लाइन को वो गिवन पॉइंट्स में कैसे देगा क्वेश्चन में, सोच के बताओ। यस, कल सीखा है ना, एक लाइन कैसे जानी जाती है? अपने नाम से। थोड़ा, कोई नाम थोड़ा ना इनका भी, इसका नाम सोनू है, इसका नाम मोनू है। लाइन की क्या होती है, लाइन कैसे जानी जाती है? उसकी इक्वेशन से जानी जाती है। तो यानी कि दो लाइन के बीच का एंगल पूछेगा तो उसको दो लाइन के बीच की दोनों लाइन की इक्वेशन देनी पड़ेगी। वो देगा तो मैं एंगल बता सकता हूँ, वो नहीं देगा तो मैं कैसे बताऊंगा? या फिर इक्वेशन नहीं देगा तो कुछ इर्द गिर्द की चीजें देगा। कुल मिला के इक्वेशन देना ही एंगल बताने का एक डेटा है। मतलब गिवन पॉइंट्स क्या होंगे उसके, सर आप इक्वेशन दे दो और मैं एंगल बता देता हूँ। तो लेट से ये लाइन L1 है। हम पहले स्मॉल लेटर L1 से डिनोट कराते थे, अभी 3D में इसको कैपिटल लेटर L1 से डिनोट कराना शुरू कर दिया है ना। बाकी वो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, अब स्मॉल एल भी यूज करोगे तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है। सो लेट्स से कैपिटल L1 की इक्वेशन बोलो। अभी अभी सीख के आए हो लाइन की इक्वेशन इन स्पेस कैसी होती है, बोलना जरा। लाइन की इक्वेशन इन स्पेस कैसी होती है, बोलना जरा। कल भी सीख के आए हो, अभी भी रिपीट किया, बोलो। आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए, बोलते जाओ, प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। कुछ इस तरीके से गिवन होगी या कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लाइन L2 की भी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी। तो आप इमेजिन करो लाइन L2 की इक्वेशन कैसी होगी। अब जब दो लाइंस हैं तो डिफरेंशिएट करने के लिए A1 और B1। तो इधर आओ, इसकी इक्वेशन बताओ। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर B2। अच्छा, पहला सवाल मेरा, किसी को ऐसा लगता है कि सर वेक्टर R1 और R2 लेना चाहिए? जल्दी सोच के बताओ, लगता है कि नहीं लगता है? होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। तो मुझे एक चीज बताओ प्रियांशी, एक काम करते हैं, क्लास 10th में दो इक्वेशंस कैसे मिलती थी लाइंस की, उसके बारे में बात करते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में मिलती थी, देखो ऐसे मिलती होगी। इमेजिन करो 2x + 3y = 10, ऐसे कुछ मिलती होगी एक लाइन की इक्वेशन। अब आप दूसरी लाइन की इक्वेशन बोल के बताओ, कैसे भी जैसे भी आपके मन में आ रही है, बोल के बताओ। सुनो बेटा, ध्यान दो ध्यान दो। 3x + 2 = 7। तो बेटा आपने क्या क्या बदला, मुझे बताओ, आपने क्या क्या चेंज किया? बोलो क्या क्या चेंज किया आपने। ये आपने, इसको हम कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं, ये कोएफिशिएंट्स आपने चेंज किए, राइट? बोलो, क्या आपने एक्स वाई चेंज किया क्या? डिड यू पुट लाइक दिस x1 x2 y1 y2? जरूरत है क्या? चलो ये तो न्यूमेरिक फॉर्म में हो गई। अब अपन है ना इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो जनरल फॉर्म आप ऐसे लिखोगे, A1x प्लस B1y = C1। तो दूसरी इक्वेशन की जनरल फॉर्म कैसे लिखोगे, बोल के बताओ। A2x प्लस B2y = C2। आपने x1 x2 और y1 y2 क्यों नहीं पुटअप किया? नहीं किया ना। तो फिर आप यहाँ पे R1 और R2 क्यों पुटअप करोगे? ये आर वेक्टर आर एक्चुअली वही तो है, XYZ जनरल पॉइंट के ही, जो जनरल पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी का तो पोजीशन वेक्टर है। तो आप उसको तो जनरल रखोगे ना बेटा, उसको आप 1 2 नहीं कर सकते। तो 1 2 किस किस को करना है? ओनली एंड ओनली वेक्टर ए, जो पॉइंट उस पे लाया कर रहा है, और जिस वेक्टर से वो पैरेलल है, इन दोनों को ही 1 2 करना है, वेक्टर आर को 1 2 नहीं करना है। तो ये डाउट क्लियर हो गया सभी का? सभी का क्लियर हो गया? क्योंकि कल को मैं 3 लाइंस दूंगा तो मैं वहां पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 कहूंगा, मैं वेक्टर आर को नहीं छेड़ूंगा, वेक्टर आर ही रहेगा। तो किसी को वहां पे डाउट नहीं होना चाहिए कि वेक्टर आर को क्यों नहीं छेड़ा। चलो अभी वापस दूसरा सवाल है मेरा। एक सवाल तो कंप्लीट हो गया, ये क्वेरी क्लियर हो गई सबके माइंड से। दूसरा सवाल है मेरा। सवाल क्या है, आप सोच के बताओ। ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा क्या? बोलो, एक्चुअली लैम्डा है क्या? इस लाइन L1 से ये वेक्टर बी पैरेलल है ना। वेक्टर B1 कह दो, क्योंकि लाइन L1 है तो वेक्टर B1 इससे पैरेलल है। तो पैरल, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो हम एक को दूसरे का लेमडा टाइम्स लिख सकते हैं, वही तो लेमडा ही है। भाई ये इसका इतना गुना है, 10 गुना है, 3 गुना है, -2 गुना है, -आधा गुना है। तो जो वेक्टर B2 है लाइन L2 के लिए, जो वेक्टर B2 है जिससे ये लाइन पैरेलल है, तो अगर ये लाइन इसकी 3 गुना है या 10 गुना है, तो कोई गारंटी है ये भी 3 गुना और 10 गुना ही होगी? वो गुना तो चेंज हो सकता है ना। हाँ पैरेलल है तो, पैरेलल है तो कुछ स्केलर मल्टीपल के टाइम्स आप लिख सकते हो, लेकिन सेम ही लिखना है ऐसा किसने कहा? नहीं ना। तो फिर हम यहाँ पे लैम्डा को भी चेंज करके नया ग्रीक एलिमेंट देंगे म्यू।
या फिर λ1 λ2 कर सकते हैं, लेकिन हम जो बुकिश लैंग्वेज उसको यूज करें तो इधर क्या देंगे हम लैम्डा और इधर क्या देंगे म्यू। ठीक है। तो जब दो लाइंस गिवन होंगी तो दो लाइंस की जनरल इक्वेशन हम ये लिखेंगे इस समय जो हमारे स्क्रीन पे लिखी हुई है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस λ B1, और दूसरे की क्या लिखेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर B2। ये दो लाइंस की इक्वेशन गिवन हो गई, हो गई, हो गई बेटा। इवन अगर अगर ये न्यूमेरिक फॉर्म में भी गिवन हो, लेट्स से वेक्टर A1 गिवन हो 3i कैप प्लस 2j कैप, या कुछ भी गिवन हो प्लस 5k कैप, और वेक्टर B1 भी मान लो न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन हो, इधर वेक्टर A2 भी गिवन हो, इधर वेक्टर B2 भी गिवन हो, तो भी हम लैम्डा लैम्डा सेम नहीं रख सकते, हमको अलग करके रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइंस एक नहीं गिवन है, दो गिवन है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब मुद्दे की बात करते हैं। सर वो सारी बात ठीक है, अब आप बताओ एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आप ये बता दो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालें। तो सुनो बरा, ये वेक्टर A1 क्या है, वेक्टर A1 क्या है, इस लाइन पर लाए होने वाले किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना, है ना, कोई भी एक पॉइंट गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर है। ये वेक्टर A2 क्या है, लाइन L2 पे भी कोई पॉइंट लाया कर रहा है B, या कुछ भी कह लो, उसका पोजीशन वेक्टर है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए इन दोनों पॉइंट्स का तो क्या ही रोल हो सकता है, इनका कोई रोल हो सकता है कि एंगल निकालने में? नो। तो हम लाइन की इक्वेशन में जो भी गिवन होगी हमको, इन दोनों बाई साहब को तो इग्नोर करेंगे, भैया एंगल निकालना है, आपसे हम बात ही नहीं करें, आपका कोई रोल ही नहीं है एंगल निकालने में। एंगल निकालने में ओनली एंड ओनली रोल है उनके डायरेक्शन का, उन लाइंस की डायरेक्शन कह दो, डायरेक्शन वेक्टर्स कह दो, डायरेक्शन नंबर्स कह दो, या वो दो वेक्टर्स कह दो जिनसे वो दोनों लाइन पैरेलल हैं, कैसे भी समझ लो। तो रोल किसका है, वेक्टर B1 का और वेक्टर B2 का। यहां तक सारी बात क्लियर है, जो मैंने कहा कि इन दोनों को तो हम देखेंगे ही नहीं, तू कितना आई कैप है, कितना जे कैप है, कितना के कैप है, अपने पास रख, हम केवल बात करेंगे किससे, वेक्टर B1 से और वेक्टर B2 से। कब, जब एंगल निकालना हो, हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं, आगे चल के कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें इन दोनों से भी बात करनी पड़ेगी, लेकिन अभी हम बात किससे करेंगे, वेक्टर B1 से और वेक्टर B2 से। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, हमने फ्री वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट सीखा है, सीखा है? तो उससे उन दोनों वेक्टर्स, ये जो वेक्टर B1 है वेक्टर B2, इनको आगे पीछे ऊपर नीचे पैरेलल डिस्प्लेसमेंट किया जा सकता है क्या? तो लेट्स से ये वेक्टर B2 को मैंने थोड़ा सा खिसका दिया और B1 से ज्वाइन करा दिया, लाइक दिस, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कर दिया, देखो कर दिया। तो ये B2 एक बार के लिए ऐसे मान लो नीचे से हट गया, और ये अब ये पैरेलली डिस्प्लेस होके B1 से मिल गया, मिल गया। अब सोच के बताना एक बार, ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा नहीं होगा क्या? कैसे होगा, सुनो, इसको अगर आगे कंटिन्यू कर लें, सुनना ध्यान से, कर लिए, लाइन L1 B1 से पैरेलल है क्या, वेक्टर B1 से, बोलो, तो ये थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब लाइन L2 B2 से पैरेलल है क्या, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, भाई ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो वो भी थीटा, तो कुल मिला के ये थीटा तो ये भी थीटा। तो कहने का मतलब ये है दो लाइंस के बीच का एंगल कुछ नहीं होता, उन दोनों के जो डायरेक्शन वेक्टर्स है ना कहीं उन्हीं दोनों के बीच का एंगल होता है। आप वेक्टर B1 और वेक्टर B2 के बीच का एंगल निकाल लो, वही उन दोनों लाइन के बीच का एंगल होगा। और वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना वेक्टर अलजेब्रा से सीख के आए हैं, तो बचाइए क्या, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना नहीं आता क्या हमको? आता है ना। समझ गए? कैसे निकालते थे हम, जैसे मान लो B1 और B2 के बीच का एंगल निकालना है, कैसे निकालते थे, cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट प्रोडक्ट से निकालते थे ना, B2 डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स B1 एंड B2। और कहीं ये cos थीटा नेगेटिव ना आ जाए, क्योंकि अभी अपन ऑब्ट्यूज एंगल को भी स्किप कर रहे हैं, अपन को ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं चाहिए, अपने को एक्यूट एंगल ही चाहिए। तो इसीलिए हम इस पूरे का मॉड्यूलस भी लेते हैं, क्योंकि cos थीटा नेगेटिव आएगा तो थीटा ऑब्ट्यूज होगा, लेकिन अगर कॉस थीटा को अगर अपन मॉड्यूलस से निकाल दें, मॉड्यूलस में प्रोसेस कर दें, नेगेटिविटी हटा दें उसकी, तो फिर कॉस थीटा हमेशा एक्यूट होगा। याद रहे, जब वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात करते थे ना, तब ये मॉड्यूलस नहीं लगाते थे, क्योंकि वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है। देखो, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर तो ऐसे भी हो सकते हैं ना, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है ना, ये एक्यूट भी हो सकता है ऑब्ट्यूज भी। लेकिन लाइन के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकता है, तो मुझे तो एक्यूट से ही बात करनी है। तो जब लाइन के बीच का एंगल निकाल रहे हैं तब cos थीटा पे मॉडुलस लग रहा है, लेकिन अगर केवल सवाल वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का होता तो मैं ये बार्स नहीं लगाता, वहां पे ऑब्ट्यूज एंगल भी चलने देता कि चलो ठीक है आ गया तो कोई बात नहीं। बोलो समझ आया क्या प्रियांशी, बोलो क्लियर है क्या?
ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिल चुका है। बस अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म, ये तो हो गई आपकी वेक्टर फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म में आप इन सारे वेक्टर्स को खोल के रख दो जैसे हमने कल खोल के रखा था। ठीक है, तो एक बार अब थोड़ा सा ये तो आपने थोड़ा रफ समझा। अब थोड़ा सा ऑफिशियल इंट्रोडक्शन देख लें इस टॉपिक का, जो आपको नोट्स में नोट डाउन करना है। रीड आउट करें, लेट्स रीड इट आउट। वही सब कुछ होगा पर थोड़ा सा अच्छे से अरेंज होगा। लाइन L1 L2 दो लाइंस हैं जिनमें इनकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से गिवन है। इसी सीखा अभी भी हमने। आगे बढ़े। ओके। हाँ, कैपिटल L1 L1 L2 क्यों नहीं लिया, सुनता हूँ मैं। वो एक एक स्पीकर माइक वहां पे भी लगा रखा है, मन की भी सुन लूंगा कभी बोलोगे ना मन में। अब सुनो, इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखो, नोट्स इन जनरल बनाए हुए होते हैं, किसी बुक्स में L1 L2 भी है। हमारे जो नोट्स होंगे ना, आपको एंस पर एनसीईआरटी नहीं होंगे, किसी और बुक के हिसाब से भी होंगे। मैंने आपको जब बोला था कि L1 L2, तो मैंने याद करो बोला था एनसीईआरटी के हिसाब से। ये जनरल है। तो अब फिर मैंने बाद में ये भी तो ऐड ऑन किया था कि L1 L2 ले भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ, वो तो सुना नहीं आपने। चलो आओ। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 and L2 इज गिवन बाय व्हाट। उनके, आप लाइन L1 के A1 और A2 वेक्टर को तो इग्नोर कर दो। आप उनके डायरेक्शन वेक्टर को पकड़ लो, डॉट प्रोडक्ट करवा दो, नीचे मैग्नीट्यूड कर दो। और मॉडुलस इसलिए लगाया गया है, आपको पता होना चाहिए मॉडुलस क्यों लगाया गया है, ताकि एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस ना निकले। एंगल क्या निकले, हमेशा एक्यूट ही निकले। थीटा निकालने के लिए हम कॉस को उधर कॉस इनवर्स कर देंगे, इतना तो कर ही देंगे। अच्छा, इसकी अगर हम कार्टेशियन फॉर्म बनाए, तो कार्टेशियन फॉर्म देखो। मान लेते हैं कि वेक्टर B1 की कंपोनेंट फॉर्म है A1 आई कैप, B1 जे कैप, एंड C1 के कैप, ऐसे मान लेते हैं। और वेक्टर B2 की जो कंपोनेंट फॉर्म है वो मान लेते हैं A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे डॉट प्रोडक्ट करते थे, उनके स्केलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये तो कर दिया हमने इसका डॉट प्रोडक्ट। और नीचे मैग्नीट्यूड क्या करते थे, इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का रूट। तो वेक्टर ए B1 का तो ये कंपोनेंट्स हैं, और वेक्टर B2 के ये कंपोनेंट्स हैं। ये हो गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म। बोलो, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? बोलो, क्लियर? ओके। वन मोर थिंग। देखो, सपोज करो मेरे को एक लाइन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे गिवन होती थी, x-3/7 ऐसे गिवन होती थी, मतलब इक्वेशन गिवन है ना। लाइन गिवन होने का मतलब इक्वेशन गिवन है आपसे। मैं जब भी बोलूं कि बेटा एक लाइन गिवन है, दैट मीन्स उसकी इक्वेशन गिवन है। ठीक है। x-y-4 डिवाइडेड बाय समथिंग ले लो, आप 10 ले लो, एंड z-6 डिवाइडेड बाय समथिंग मान लो 5 ले लो। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन गिवन है स्पेस के अंदर बेटा, गिवन है। तो उसमें ये 7 10 और 5 क्या होते हैं, उसकी डायरेक्शन बताने वाले डायरेक्शन नंबर्स होते हैं उस लाइन की। बोलो क्या होते हैं, एक तरीके से डीआरस होते हैं वो। डीआरस होते हैं, डायरेक्शन नंबर्स के दो, डायरेक्शन रेशियोज को दो, उसका पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट्स के दो, कुछ भी के दो। और 3 4 6 क्या होंगे, वो एक पॉइंट है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। अब एक और चीज सुनना बेटा, ये जो डीआरस हैं ये डीसीस भी तो हो सकते हैं। ये डीआरस जो हैं वो डीसीस भी तो हो सकते हैं। देखो, डीसीस भी एक प्रकार के डीआरस होते हैं, लेकिन सारे डीआरस डीसीस नहीं होते, समझ गए। जिनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है वो तो डीसी बन जाते हैं, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है उसको जस्ट डीआरस ही बोल सकते हैं। तो डीसीज हैं तो भी डीआर है, लेकिन डीआर से तो डीसी से इसकी गारंटी नहीं है। आपको करके देखना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का सम का रूट, इस तरीके से अगर वो 1 बनता है, हालांकि इसमें तो नहीं बन रहा है, तो वो डीसी है। और इनकेस नहीं बनता है तो वो क्या है, डीआर से। तो अगला टॉपिक पता है क्या कहेगा, वो बड़ा फर्जी सा टॉपिक है, वैसे आपको ना भी सीखो तो चलेगा। वो क्या कहेगा कि दो लाइन के बीच का एंगल निकालो अगर लाइन के डीसीज गिवन हो। तो डीसीज गिवन हो तो क्या करेंगे, फॉर्मूला तो वही लगना है। पर यह है कि जो नीचे मैग्नीट्यूड आना है 1 आना है। तो नीचे मैग्नीट्यूड 1 आना है तो डिनोमिनेटर पार्ट एलिमिनेट करके केवल न्यूमरेटर पार्ट ही हमारा आंसर बच जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। ये तो यहां तक तो सीख लिया हमने। एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 and L2, ये ले भाई आ गया, कैपिटल लेटर है ना। व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, जब डायरेक्शन रेशियोज गिवन ना हो, उसकी जगह क्या गिवन हो, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 से नहीं डिनोट कराएंगे, L1 M1 N1 और L2 M2 N2 से डिनोट कराएंगे। बोलो फॉर्मूला क्या था, अभी अभी क्या था बोलना। B1 वेक्टर B2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही करोगे, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड B1 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B2 और इसका मॉडुलस। तो मुझे बताओ, अगर ये B1 वेक्टर के डीसीज गिवन हैं तो फिर इसका मैग्नीट्यूड तो बनाना है। अगर गिवन डीसीज हैं तो डीसीज क्या होते हैं, जिनके स्क्वायर का सम का रूट 1 होता है, यही तो होते हैं डीसीज। और इसके भी अगर मान लो डायरेक्शन नंबर्स डीसीज की फॉर्म में गिवन है तो इसका भी 1 आएगा। तो 1 × 1 डिनोमिनेटर तो 1 ही हो जाएगा। तो आंसर केवल क्या रह जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट। आंसर क्या रह जाएगा,
न्यूमरेटर पार्ट। जो ऊपर कार्टेशियन फॉर्म है उससे समझ लो भाई। कहने का मतलब है ये कि A1 B1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 ना गिवन होके L1 L2, और इधर आ जाओ M1 M2, और इधर आ जाओ N1 N2, इस तरीके से गिवन हो। ठीक है। एबीसी से अपन डायरेक्शन नंबर्स को डिनोट कराते हैं, एलएमएन से अपन डायरेक्शन कोसाइंस को डिनोट कराते हैं। और इधर भी क्या हो जाएगा, L1 M1 N1, इधर क्या हो जाएगा L2 M2 N2। अब L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 N का स्क्वायर का सम का रूट तो बनाने की गारंटी है ना। जब वो एबीसी की फॉर्म में थे तो गारंटी नहीं थी, लेकिन एलएमएन की फॉर्म में तो वो गारंटी है ना। यहां पर भी वन की गारंटी है, तो फॉर्मूला केवल इतना सा रह गया न्यूमरेटर पार्ट वाला। बोलो। अब अगर इतना सब कुछ याद नहीं आया और आपने वही मैग्नीट्यूड निकाल दिया, डिनोमिनेटर पोर्शन भी लिख दिया, तो उससे बिगड़ के आ जाएगा, नीचे वन आ जाएगा, आप डिवाइड बाय वन करके सेम चीज लिख दोगे। बस ये कि अगर आपको याद आ गया तो आप थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कम कर लोगे। तो हालांकि बुक में अलग से फॉर्मूला गिवन है, लेकिन मैं मानता हूं अगर इसको हम ना भी पढ़ें तो हमारा काम चल रहा है, वो एक मेन फॉर्मूला ही याद कर लें तो भी चलेगा। ये क्या कहता है कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो डिवाइडेड बाय करने की जरूरत नहीं है, बस न्यूमरेटर पोर्शन लिख लो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और मॉडुलस लगा दो, वही आपका cos थीटा, और cos थीटा से cos इनवर्स करके एंगल निकल जाएगा। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को भी? ओके। बेस्ड ऑन दिस टॉपिक हमारे पास दो बहुत सरल से रिजल्ट्स हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, और दो लाइंस पैरेलल हो तो क्या होता है। तो बेटा दो लाइंस परपेंडिकुलर हो यानी एंगल थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होता है, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। किनका? उनके डायरेक्शन वेक्टर्स का। वेक्टर्स में भी तो यही होता था, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते थे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, जीरो। अभी अभी लाइंस परपेंडिकुलर है तो लाइंस के जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं B1 B2, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देना वेक्टर फॉर्म में। और अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में बात करें तो इनको खोल के रख देना, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, जीरो। ओके। कहने का मतलब है आपको दो लाइंस गिवन है, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल टू समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल टू समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। ये एक लाइन गिवन है, दूसरी लाइन भी कुछ इसी प्रकार से गिवन है। ओके। और कहीं से आपको एक खुफिया इंफॉर्मेशन लग गई कि बेटा ये दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो आप कुछ मत करो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो रख दो, और आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, सॉल्व हो जाएगा। जो भी उसमें पूछा गया है वो क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा। ऊपर वालों को तो देखना ही नहीं होता ना एंगल में, केवल नीचे डायरेक्शन नंबर्स को देखना होता है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू क्या कर दो, जीरो कर दो। ठीक है, चीजें क्लियर है यहां तक? और दूसरी चीज, अगर परपेंडिकुलर ना हो, सब पैरेलल हो तो पैरेलल होने का मतलब होता है या तो थीटा 0 डिग्री है या फिर पाई है। यही होता है पैरेलल होने का मतलब, या तो डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, दोनों ही केस में पैरेलल माना जाएगा। तो उसमें क्या लिख सकते हैं, दोनों के डायरेक्शन वेक्टर्स के लिए क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एक को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है, ये वेक्टर फॉर्म है। और कार्टेशियन फॉर्म में ये आप इसके जो डायरेक्शन नंबर है प्रोपोर्शनल होंगे, एक नॉन जीरो स्केलर लैम्डा के इक्वल होंगे। ठीक है। दोनों ही केस में A1 A2 का कोई रोल नहीं है, B1 और B2 का ही रोल है। उधर भी B1 B2 का ही रोल था, B1 डॉट B2 क्या था, जीरो था, डॉट प्रोडक्ट जीरो था, और यहाँ पे एक को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमारा एक टॉपिक खत्म होता है आज का, एंगल बिटवीन टू लाइंस। इजी था। आपको अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स याद है तो उससे ही रिलेट हो गया, 90% तो वहीं से कॉपी पेस्ट हुआ। ठीक है ना? बोलो कोई डाउट? बोलो। एक्चुअली क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर थोड़ा सा और समझ फिट बैठ जाएगा ना। अब जो दूसरा टॉपिक चले वो थोड़ा सा टेढ़ा है, बट करेंगे उसको भी। आ जाओ, करना तो ही। हाँ जी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का जो टॉपिक है, क्या हुआ? पानी लेके आओ कोई भी एक जना। कौन जानता है किचन? लो, वंश, आपको पता है किचन में कहाँ पर रखा हुआ है पानी? चूहे से बच लेना, एक चूहा है वहां पे, थोड़ा आगे। हाँ। हाँ जी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो दो सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको दिख रहे होंगे दो सब पार्ट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है। ओके। चलो भूल जाओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अपन पहले बात करते हैं, हम लोग पहले बात करते हैं कि स्पेस के अंदर अगर दो लाइंस हैं तो वो किस किस प्रकार की हो सकती हैं। स्पेस के अंदर अगर दो लाइंस हैं
तो वो उनके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। देखो, चलो अब सुनो। देखो, अगर दो लाइंस हैं तो या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही पॉइंट पे करती हैं, मतलब इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। 2 पॉइंट पे भी कर सकती हैं। करके दिखा। ऐसे क्या मोड़ देगा उसको? देखो, हमने 3D स्पेस में आते ही ये डिसाइड कर लिया था कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हम पैरेलल लाइंस मानेंगे, क्योंकि वो दोनों सेम लाइन के पैरेलल हैं। तो वो इंटरसेक्टिंग कैटेगरी में नहीं आएगी। इंटरसेक्टिंग जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वही इंटरसेक्टिंग है, दैट्स इट। ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग ले लो, जो नहीं कर रही है इंटरसेक्टिंग। ओके। ध्यान से सुनो, लाइंस के बीच का जो गैप, मतलब वो समझ में आएगा ना, तो ही समझ में आएगा कि उनकी शॉर्टेस्ट दूरी कैसे निकालते हैं। तो लाइंस या तो भिड़ेंगी या नहीं भिड़ेंगी, सिंपल सी भाषा में बात करें। वो भिड़ रही हैं तो भिड़ने दो। लेकिन अगर वो नहीं भिड़ रही हैं तो अगेन यहां से दो कैटेगरीज हैं। एक तो यह है कि वो पैरेलल हो, एक तो यह है कि वो क्या हो, पैरेलल हो। और एक तीसरी कैटेगरी और है जो ना तो इंटरसेक्ट करती है ना पैरेलल है, उसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। उसको क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। अब वो तीनों कैटेगरी ध्यान से सुनो, तीनों कैटेगरी ध्यान से सुनो, इधर देखो सारे बच्चे। ये स्पेस में दो लाइंस हैं मान लो, वंश एंड प्रियांशु। ये स्पेस में दो लाइंस हैं मान लो। ये तो हो गई पहली कैटेगरी की, इंटरसेक्ट हो गई। ये है दूसरी कैटेगरी की, पैरेलल है। पैरेलल की डेफिनेशन यही होती है कि इन दोनों के बीच की दूरी हर पॉइंट पे सेम है। यहां पर भी सेम है, आगे भी सेम है, आगे कंटिन्यू कर दो तो भी सेम है, जैसे रेलवे ट्रैक होती है। अब स्क्यू लाइंस देखना, पहले शायद बताया मैंने आपको। ऐसे मान लो ये लाइन यूं जा रही है और ये लाइन यूं जा रही है, या यूं जा रही है, ऐसे मान लो ऐसे जा रही है। ये मूवमेंट देखा आपने? ये मूवमेंट देखा, जैसे दो प्लेन्स उड़ रहे हैं मान लो, प्लेन्स मतलब एरोप्लेन्स है ना, ऐसे उड़ रहे हैं। ये यहां से मिसाइल गई, ये यहां से ऐसे मिसाइल गई। तो ये भिड़ी भी नहीं और ना ही ये पैरेलल है, क्योंकि इनके बीच की दूरी चेंज हो रही है। देखो अभी इन दोनों लाइंस के बीच की दूरी कुछ अलग है, थोड़ी आगे आई तो इनके बीच की दूरी कुछ अलग है, फिर थोड़ी आगे आई फिर बीच की दूरी अलग है। तो जब दूरी चेंज हो रही है तो पैरेलल होंगी क्या? पैरेलल क्या होती है? जिनके बीच की दूरी हर बार कांस्टेंट हो। तो ये पैरेलल भी नहीं है फिर तो, और ये भिड़ती भी नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। ये होती है स्क्यू लाइंस। अब एक्चुअली ये स्क्यू लाइंस पता है क्या होती हैं? एक्चुअली ये स्क्यू लाइंस वो ऐसी लाइंस होती हैं जो दो अलग अलग प्लेन पे लाए करें। ये ट्यूबलाइट देख रहे हो इस प्लेन पे, ऐसी ट्यूबलाइट मैं इस प्लेन पे भी लगा दूं, इस दीवार पे भी लगा दूं, तो क्या ये ट्यूबलाइट को आगे कंटिन्यू करूं तो वो भिड़ेंगी क्या? जब प्लेन ही अलग अलग है तो कैसे भिड़ेंगी? तो ये इंटरसेक्टिंग भी नहीं है और ये ऑब्वियसली पैरेलल भी नहीं है। तो अगर एक ट्यूबलाइट इधर लगा दी और एक ट्यूबलाइट इधर लगा दी तो ये दोनों ट्यूबलाइट क्यू मानी जाएंगी। क्या मानी जाएंगी? क्यू, नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। तो स्क्यू लाइंस वो दो लाइंस होती हैं जो दो अलग अलग प्लेन्स पर लाया करती है। ये वाली जो लाइन है इधर देखो, ये वाली जो लाइन है इस प्रकार के किसी प्लेन पे है, और ये वाली जो लाइन है इस प्रकार के किसी प्लेन पे। तो ये दो अलग अलग प्लेन्स हैं इस स्पेस में। इस प्लेन पे ये लाइन है, इस प्लेन पे ये लाइन है, तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? स्क्यू लाइंस कहेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, बोलो। लक्ष्य कैसे सिर पकड़ के बैठ गया? ठीक है, 3 तरीके की लाइंस हो गई। अब 3 तरीके की लाइंस है तो कॉन्सेप्ट दो ही क्यों पढ़ा रहे हो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के कॉन्सेप्ट में दो क्यों पढ़ा रहे हो? तीन है तो तीन पढ़ाओ। इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच की दूरी तो जीरो है ना। कोई पूछे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, बताओ बीच की दूरी जीरो। भाई जब भिड़ गए तो कोई दूरी है क्या बीच में? दूरी तो उनके बीच में होती है जो भिड़ी नहीं, या तो स्क्यू करके नहीं भिड़ी या पैरेलल करके नहीं भिड़ी। इसीलिए टॉपिक नेम में इंटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आ भी जाए तो आप लिखोगे 0 यूनिट इनके बीच की दूरी है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं है, छोटी से छोटी दूरी। तो दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनकी छोटी से छोटी दूरी तो जीरो ही है। किसी पॉइंट पे कुछ दूरी हो सकती है, किसी पॉइंट पे कुछ दूरी हो सकती है, लेकिन किसी पॉइंट पे तो दूरी जीरो है ना। तो शॉर्टेस्ट तो यानी सबसे कम से कम दूरी होगी। पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि कितनी दूरी है उनके बीच में, और स्क्यू लाइंस का कॉन्सेप्ट हमको सीखना पड़ेगा। यहां तक सारी बातें क्लियर है बच्चों? ओके।
अब वन मोर थिंग, मान लो कि ये एक लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन ले ली, चलो मैंने, है ना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी आप ये मानोगे या इन दोनों के बीच की दूरी आप ये मानोगे? ये वाली मानेंगे। वो क्यों नहीं मानी? ऐसे मानोगे टेढ़ी? अच्छा ऐसे मानो एक आदमी इस दीवार पे इस दीवार के अलोंग खड़ा है, एक आदमी इस दीवार के अलोंग खड़ा है, गेम खेल रहे हैं हम लोग कि इस दीवार को कौन टच करता है, जल्दी भाग भाग के टच करना है, बचपन में खेलते हैं ऐसा कोई गेम मान लो। तो जो आदमी इधर खड़ा है उसको उस दीवार को टच करना है, तो ऐसे जाके टच करेगा या सीधा टच करेगा? सीधा करेगा। तो वो डिस्टेंस तय हमेशा शॉर्टेस्ट ही करता है, चाहे से बोलो या ना बोलो। तो टॉपिक का नाम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन कल को अगर डिस्टेंस पूछ ले तो अंडरस्टूड है कि शॉर्टेस्ट ही होनी चाहिए, और शॉर्टेस्ट दूरी हमेशा परपेंडिकुलर दूरी होती है। शॉर्टेस्ट दूरी हमेशा परपेंडिकुलर दूरी होती है, ये परपेंडिकुलर दूरी ही शॉर्टेस्ट होगी। बाकी ये तो उससे बड़ी है, ये उससे थोड़ी छोटी है, ये उससे थोड़ी छोटी है, लेकिन जैसे ही परपेंडिकुलर हो गई अगेन शॉर्टेस्ट हो गई। यहां तक क्लियर है? तो शॉर्टेस्ट दूरी पूछे, परपेंडिकुलर दूरी पूछे, या ओनली दूरी पूछे, आपके पास फॉर्मूला एक ही है। ये दोनों तीनों लैंग्वेजेस कुछ अलग अलग हैं, बाकी बात एक ही है। आपको नहीं भी कहता है कि शॉर्टेस्ट निकालो तो भी आप शॉर्टेस्ट निकालेंगे, आपको नहीं भी कहता है कि परपेंडिकुलर निकालो तो भी आप वही निकालेंगे। एक्चुअली आप परपेंडिकुलर दूरी ही निकाल रहे हो, शॉर्टेस्ट वही होती है। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? ओके। अब स्टार्ट करें हम स्क्यू लाइंस वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले, एंड देन वी विल गो विद द पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो स्क्यू लाइंस कुछ ऐसी होती हैं, देखो। मान लो ये तो ऐसे है, लाइन L1, और ये मान लो लाइन L2। अब ऐसे मत सोचना कि ये भिड़ जाएंगी, क्योंकि मैं तो प्लेन पर बना रहा हूं, मेरे पास अभी 3D इक्विपमेंट्स तो है नहीं कि मैं दिखा दूं स्पेस के अंदर। तो ऐसे मत कहना कि सर ये तो भिड़ जाएंगी, इसक्यू कैसे? ऐसे मानो ये अलग प्लेन पर लाया करती है, अलग प्लेन पे लाया करती है, ये आगे पीछे है, ये एक आगे ऐसे आगे पीछे है, ये दो लाइन्स है। इनके बीच की आपको क्या चाहिए बेटा? दूरी चाहिए। तो अगेन अगर लाइन गिवन होगी तो कैसे गिवन होगी? अपनी इक्वेशन से गिवन होगी। और लाइन L2 भी गिवन होगी तो कैसे गिवन होगी? अपनी इक्वेशन से गिवन होगी, है ना। तो लाइन L1 की इक्वेशन अगेन हम मान लेते हैं, अभी जैसे मानी थी, वेक्टर आर इक्वल टू, बोलते जाओ, वेक्टर आर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B1। और दूसरी लाइन की इक्वेशन कैसे गिवन होगी? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स B2, वेक्टर B2। तो आपको इक्वेशन देगा और कहेगा इनके बीच की दूरी निकालो। ओके। अब सुनो, ये वेक्टर A1 क्या है, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करो। एक कोई पॉइंट है सर यहाँ पे, उसका पोजीशन वेक्टर है। और ये वेक्टर A2 क्या है साहब? ये पॉइंट बी का, या A1 A2 ले लो, A1, और ये A2 का पोजीशन वेक्टर है। इसका पोजीशन वेक्टर तो ये वेक्टर A1 है, शॉर्ट में इसके सामने मार्क कर देते हैं, और ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर A2 है। पोजीशन वेक्टर मतलब इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से कनेक्ट करूं, मान लो कि ये पॉइंट है 3,4,5, तो इसको ओरिजिन से कनेक्ट करें तो वेक्टर क्या बनेगा? 3i प्लस 4j प्लस 5k, वो है वेक्टर A1। समझ गए? ओके। ठीक है। B1 B2 क्या है जरा वो बताना। वेक्टर B1 और वेक्टर B2 क्या है? इन दोनों से पैरेलल वेक्टर्स हैं। इन जैसे वेक्टर B1 मान लो ये है कहीं, इससे पैरेलल वेक्टर, ऐसे कोई वेक्टर जा रहा है, और वेक्टर B2 क्या है? इससे पैरेलल वेक्टर ऐसे कुछ जा रहा है। ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है क्या? सारी बातें। और इन दोनों के बीच की छोटी से छोटी दूरी परपेंडिकुलर दूरी होगी, ये अभी अभी हमने बात को क्लियर किया, किया ना। तो जो जो लाइन, एक ऐसी लाइन जो इसको भी परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही हो और इसको भी परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही हो, वही तो इनकी छोटी से छोटी दूरी होगी। जो दोनों को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है उसकी, उस लाइन की लंबाई निकाल लो। अगर उस लाइन की लंबाई निकाल लें तो वही उन दोनों लाइंस के बीच की दूरी है। तो लेट्स से ये वो लाइन है जो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी है, तो ऑब्वियसली ये इससे भी परपेंडिकुलर है और ये इससे भी पर। अब ये लग नहीं रही क्योंकि हमने 2D में बनाया, लेकिन एक्चुअली ये 3D में है, तो हमको मानना पड़ेगा कि ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। लेट से ये शॉर्टेस्ट दूरी वाली लाइन इसको P पे इंटरसेक्ट करती है और इसको Q पे इंटरसेक्ट करती है, दैट मीन्स हमको लेंथ PQ निकालनी है, ये हमारा टास्क है। और लेंथ PQ को आपकी बुक में लेटर D से डिनोट किया है, D फॉर डिस्टेंस। तो ये D निकालना है आपको, यहां से लेके यहां तक। क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर है? ओके। वन मोर थिंग, A1 उस पे कोई पॉइंट है, A2 उस पे कोई पॉइंट है, तो इन दोनों को कनेक्ट करके भी एक वेक्टर बनाया जा सकता है, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से। इसको हम कहेंगे वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, कह सकते हैं? बोलो। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 कह सकते हैं ना, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से। इसमें से इसको घटा दो। ठीक है। तो ये एक वेक्टर मिल गया मुझे, वेक्टर A1 A2। एक काम करते हैं, इसको वेक्टर बी लिख देते हैं, कंफ्यूजन सा होगा नहीं तो। वेक्टर ए बी, बी और ए को ज्वाइन करके जो मेरे को वेक्टर मिला उसको हमने कह दिया वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब मुझे एक चीज बताओ, ये B1 और B2 जो वेक्टर्स हैं, जो दोनों के पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं
तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होता क्या है, वो फॉर्मूला बता रहे हो। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक्चुअली उसका रिजल्ट क्या है? उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर्स। एक ऐसा वेक्टर है, इसका इसका अगर आंसर वेक्टर सी है, सी मान लो बी3 है, तो ये बी3 एक ऐसा वेक्टर है जो इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है, यही तो है, यही तो है। तो लेट्स से कि वो जो वेक्टर है इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट से निकल के आया वो उससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं कि वो वेक्टर जो है, लेट्स से यहां मान रहा हूं मैं एक बार उसको, है ना, वो वेक्टर यहां है, ये इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर, अगेन ये 3D में है तो परपेंडिकुलर लग नहीं रहा लेकिन है। ठीक है, इस वेक्टर का नाम क्या हो गया? या एक काम करो, चलो एक काम करो, थोड़ा दूर बनाते हैं इसके नाम, इसको वो वाला वेक्टर मान लेते हैं और पी क्यू आगे मान लेते हैं। पी क्यू हम आगे मान लेते हैं, ठीक है। ये वो पी क्यू दूरी है जो आपको निकालनी है, डी। और ये वो वेक्टर मान लेते हैं, दोनों ही परपेंडिकुलर है, हालांकि जो शॉर्टेस्ट दूरी है वो भी दोनों से परपेंडिकुलर है और जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी दोनों से परपेंडिकुलर है। तो हम इसको मान लेते हैं ये है बी1 क्रॉस बी2 वाला वेक्टर। ओके, यहां तक क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ, और लेट्स से कि ये एस टी पे बिड़ रहे हैं, तो मुझे एक चीज बताओ, ये एस और टी को कनेक्ट करने वाला पॉइंट बी दोनों से परपेंडिकुलर है, और पी और क्यू को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है ये भी दोनों से परपेंडिकुलर है। ये तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है, और ये इन दोनों की शॉर्टेस्ट दूरी है, तो शॉर्टेस्ट दूरी को हम लाइन के माध्यम से देखें तो वो भी दोनों से परपेंडिकुलर होती है। तो दोनों दोनों के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों सेम है, हाँ हो सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं है। हो सकते हैं कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा था वही शॉर्टेस्ट दूरी थी, लेकिन हो सकता था कि नहीं भी हो, ये भी हो सकता था कि वो नहीं भी हो। समझ गए? क्लियर है? तो इसलिए हमने इसको रेयरेस्ट केस मान के इनको अलग अलग रखा है कि ये दोनों अलग अलग है, शॉर्टेस्ट दूरी वाली लाइन अलग है और क्रॉस प्रोडक्ट वाली लाइन अलग है। यहां तक सारी बात क्लियर है? और अब मैं एक चीज कहने वाला हूं, उसको एज इट इज याद रखो, एज इट इज याद रखो। इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी इस वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन होगा। वो कैसे होगा वो समझने के लिए आपको 3D इक्विपमेंट्स चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं है। तो इतना तो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? दो लाइंस, दो स्क्यू लाइंस चाहिए, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी, इनके जो दो दो पॉइंट्स गिवन थे, उन दोनों पॉइंट्स से कनेक्टिंग जो वेक्टर बना, उसका प्रोजेक्शन करो इनके जो डायरेक्शन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका इस पे प्रोजेक्शन करो, वही इनके बीच की शॉर्टेस्ट दूरी होगी। और प्रोजेक्शन करना हम जानते हैं, मुझे बताओ वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन कैसे करते थे, बताओ। वेक्टर ए डॉट बी कैप, दैट मीन्स बी1 क्रॉस बी2 का तो कैप लेना पड़ेगा, इसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, और ये जो वेक्टर बना इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यही मेरी स्मॉल लेटर डी की वैल्यू आएगी। ओके, सो करके दिखाओ कैसे आप इसका करोगे, प्रोजेक्शन कैसे करोगे। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि A2 - A1 इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, वेक्टर A1 A2 माइनस वेक्टर A1, और इसका क्या करना है आपको, यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो जिसका यूनिट वेक्टर लेते हैं, जिसका भी हम यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दें, तो ये तो वेक्टर है, और इसी B1 क्रॉस B2 का जो भी आंसर आएगा इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा नीचे। तो ये है हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी का फॉर्मूला। और कहीं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नेगेटिव ना आ जाए, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। प्रोजेक्शन तो नेगेटिव भी आ सकता है ना, प्रोजेक्शन तो नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन वो दूरी जो है वो नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो पीछे की साइड की दूरी है ऐसे 3D में, लेकिन है तो वो दूरी। तो आप ऐसे कैसे कहोगे -10 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी, तो आप कहोगे तो 10, तो इसलिए हम इस पे अगेन एक मॉडुलस लगा देंगे कि इन केस अगर वो नेगेटिव आ जाए तो हम उसको पॉजिटिव कर दें। अच्छा एक और चीज, मॉडुलस केवल न्यूमरेटर पार्ट पे लगाओ, डिनोमिनेटर पे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव आएगा, इस चीज की गारंटी है। ऊपर वाला ये डॉट प्रोडक्ट ही है जो नेगेटिव आ सकता है, तो इसलिए ये आप जो मॉडुलस लगाओ, चाहो तो पूरे पे लगा दो, चाहो तो केवल न्यूमरेटर पार्ट पे लगा दो, उससे काम बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद हुआ क्या? देखो बेटा, गेम तो A1 A2 B1 B2 का है, क्योंकि लाइंस के अंदर A1 B1 है और चार दो लाइंस हैं तो चार चीजें हो गई, A1 A2 B1 B2, तो सारे फॉर्मूले इन्हीं के मिक्सचर कंपोजिशन से, कॉम्बिनेशन से बनने वाले हैं। तो A2 - A1 वेक्टर बना दो, जो डायरेक्शन वेक्टर्स है उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और उसी का मैग्नीट्यूड नीचे कर दो, क्योंकि प्रोजेक्शन चाहिए तो जिस पर प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन चाहिए उसका कैप लेना पड़ता है। जो वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स है उसका क्रॉस प्रोडक्ट पे डालेंगे, तो जिस पर डालते हैं उसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ता है, जिस पर डालते हैं उसका क्या लेना पड़ता है,
यूनिट वेक्टर। क्या? देखो बेटा, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो इधर देखो, स्क्रीन पे देखो। अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो इसका इस पे प्रोजेक्शन क्या होता है कि जहां पे ये वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से मैं परपेंडिकुलर गिराऊं, तो ये दूरी प्रोजेक्शन है, यहां से लेके यहां तक ये दूरी क्या है। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम कर दो। आप दोनों वेक्टर्स की क्या कर दो, डायरेक्शन डायरेक्शन सेम करने के बाद जिसका प्रोजेक्शन कर रहे हो उसकी दूरी कितनी हुई, वो वेक्टर इतना ही दिखाई दे रहा है अभी। वो वेक्टर है तो 5 सेंटीमीटर का, लेकिन उसकी जो परछाई है इस वेक्टर पे 3 सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है। तो वो 3 सेंटीमीटर उसका उस पर प्रोजेक्शन माना जाता है। तो ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, तो इसकी इस पे परछाई कितने सेंटीमीटर की गिर रही है, वही एक्चुअली डी है। वही इन दोनों के बीच की छोटी से छोटी दूरी है। ठीक है? क्लियर? ठीक है। अब आ जाओ, आपको नोट्स में क्या नोट डाउन करना है, रीड आउट करें। अब जो दूसरा टॉपिक है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, वो बड़ा ही सरल है, क्योंकि स्क्यू लाइन से पैरेलल लाइंस पे हम जाएंगे तो बहुत सारी चीजें कट जाएंगी, है ना। देखो कैसे। चलो पहले तो इसको खत्म करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ये दो स्क्यू लाइंस है L1 एंड L2। ये एस और टी वो दो पॉइंट्स है जो इन पे लाई कर रहे हैं। A1 वेक्टर, वेक्टर A2 उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर B1 इसका पैरेलल वेक्टर, वेक्टर B2 इनका पैरेलल वेक्टर, और शॉर्टेस्ट दूरी हमने PQ मान ली। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर था वो इधर बनाया हुआ नहीं है, आप चाहो तो बना लेना। ये B1 क्रॉस B2 है, जो वो भी इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा, दोनों लाइन से परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रीड आउट करो एक बार, देखो क्या क्या कहता है ये। लेट L1 एंड L2 बी टू स्क्यू लाइंस सच दैट देयर इक्वेशंस आर गिवन एज फॉलोज। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, मतलब दोनों लाइंस की इक्वेशन हो गई। अब हमने दो पॉइंट्स ले लिए एस और टी, L1 और L2 पे रेस्पेक्टिवली। और एस और टी क्या है, ये वेक्टर A1 और वेक्टर A2 के पॉइंट्स हैं, या ये वेक्टर्स उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट एस ले लिया OS यानी कि A1, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट टी ले लिया OT यानी वेक्टर A2। डायरेक्शन वेक्टर्स B1 B2 हैं ही सही रेस्पेक्टिवली, वो मेंशन करने की जरूरत है नहीं। PQ मान लेते हैं शॉर्टेस्ट दूरी। अब देखो परपेंडिकुलर वर्ड भी यूज कर रहा है, परपेंडिकुलर वर्ड भी यूज कर रहा है और शॉर्टेस्ट वर्ड भी यूज कर रहा है, क्योंकि दोनों एक ही बात है ना। मान लेते हैं L1 और L2 के बीच की परपेंडिकुलर दूरी PQ है, और इस तरीके से कि P तो L1 पे लाई कर रहा है और Q जो है वो L2 पे लाई कर रहा है। तो जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है वो दोनों लाइन से परपेंडिकुलर होती है, तो PQ L1 से भी परपेंडिकुलर होगी और PQ L2 से भी परपेंडिकुलर होगी। इसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ दो। ये हम फॉर्मूला डेरिवेशन कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। अब हमको एक्चुअली चाहिए क्या, हमको डिस्टेंस PQ चाहिए। तो डिस्टेंस PQ चाहिए तो PQ को वेक्टर मान लें, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर PQ चाहिए। समझ गए? एंड लेट इट बी डी, उसको हमने किससे डिनोट करा दिया, लेटर डी से डिनोट करा दिया। इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं। लेट इट डिनोट बाय लेटर डी, ये डी से हमने इसको डिनोट करा दिया। डी मतलब वही छोटी से छोटी दूरी। अब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, लेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ लाइन L1 एंड L2, वो भी परपेंडिकुलर होगा L1 L2 से। अब इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा कि जो वो PQ है वो दोनों से परपेंडिकुलर होगा, और इक्वेशन 2 में हम क्या लिख रहे हैं, स्टेटमेंट 2 में हम क्या लिख रहे हैं कि उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों से परपेंडिकुलर होगा। तो लेट से उनका क्रॉस प्रोडक्ट एक बार के लिए हम मान लेते हैं वेक्टर एन। तो वेक्टर एन जो होगा वो भी दोनों लाइन से परपेंडिकुलर होगा L1 L2 से। और जो PQ डिस्टेंस है, जो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वो भी दोनों लाइन से परपेंडिकुलर होगी। तो अगर ये भी इससे परपेंडिकुलर है, ये भी इससे परपेंडिकुलर है, तो दो लाइंस अगर दोनों से परपेंडिकुलर हैं तो दोनों आपस में पैरेलल हुई क्या, बोलो। ऐसे मानो ये दो लाइन से दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो वो जो दो दूसरी लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल नहीं होंगी क्या, होंगी। तो ये एन वेक्टर वाली जो वेक्टर एन है ये भी L1 L2 से परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये PQ डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वैसे भी दोनों से परपेंडिकुलर होती है, तो ये भी इन दोनों से परपेंडिकुलर, ये भी इन दोनों से परपेंडिकुलर, तो दोनों पैरेलल हो गई। वेक्टर एन और PQ वेक्टर ये दोनों क्या हो गए हमारे एक दूसरे से पैरेलल हो गए। पढ़ते हैं आगे क्या कहता है, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। वेक्टर एन तो ये हो गया, और एन कैप हमने पहले ही निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता है आगे उसके एन कैप की जरूरत पड़ेगी, तो सामग्री मैंने पहले रेडी कर दी, B1 क्रॉस B2 और उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। अब सुनो, वी गेट दैट डायरेक्शन ऑफ PQ और एन इज सेम फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन से हमको पता चला ये दोनों पैरेलल होंगे, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो मुझे बताना, अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, जैसे मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन सेम है, तो क्या मैं A इक्वल टू बी लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो अलग अलग हो सकता है ना। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। मैंने क्या कहा, दोनों की डायरेक्शन सेम है। मैंने क्या कहा, दोनों की केवल डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को इक्वल थोड़ा ना लिख सकते हैं।
पर पर इन दोनों को तो इक्वल नहीं लिख सकते, लेकिन इनके कैप्स को इक्वल लिख सकते हैं। इनके यूनिट वेक्टर्स को हम इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर में दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो अब मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। समझ गए क्या? तो अगर वेक्टर पी क्यू और वेक्टर एन की डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों के कैप्स को हम इक्वल लिख सकते हैं। इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल नहीं लिख सकते, दोनों के कैप्स को इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 3D जो है वेक्टर का भी रिवीजन करवाता है, और कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे अब हम वेक्टर पढ़ रहे थे, अब ये बात हम वेक्टर पढ़ रहे थे तब भी हमने डिस्कस नहीं करी कि दोनों वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते, लेकिन दोनों के कैप्स को इक्वल, अब भी डिस्कस हो गई तो हो गई। तो ये दोनों चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों को एक साथ और एक दूसरे के आसपास पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वेक्टर पढ़ के 2 महीने के बाद 3D पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आनी। आ जाओ, नाउ इट इज क्लियर दैट, अब ये क्लियर है। क्लियर पता है कब लिख देते हैं अपन? जब जब मेरे बस की बात नहीं होती इसको प्रूव करना कि ये तो ऑब्वियस है, ऐसा तो होता ही है ना, तेरे को इतना भी नहीं पता कि ऐसा तो होता ही है। ठीक है, तो क्या क्लियर है कि पी क्यू लेंथ जो होगी एस टी वैक्टर का एन वैक्टर पे प्रोजेक्शन होगा। अब वो प्रूव करने के लिए तो देखो 3D इंस्ट्रूमेंट चाहिए, परछाई गिरा के दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो इतना तो डायरेक्ट याद करो। तो वेक्टर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इसका इस पर प्रोजेक्शन होगा, तो जिस पर प्रोजेक्शन होता है उसका कैप लेते हैं अपन। तो वेक्टर एस टी को एन को एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके डॉट प्रोडक्ट कर दो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो वेक्टर एस टी मेरा वही था A2 - A1, और वेक्टर एन क्या था B1 × B2, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा B1 × B2 का मैग्नीट्यूड, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डी का फॉर्मूला रेडी है। और इस पे ऊपर वाले पोर्शन में मॉडुलस क्यों लगाना है वो आप समझ गए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हमने मॉडुलस लगा दिया। तो ये फॉर्मूला तैयार है, याद हुआ क्या? बोलो, याद हुआ? पानी पी लो, क्योंकि इसकी कार्टेशियन फॉर्म बड़ी भयानक है। पी लो पी लो, आराम से पी लो। ये तो वेक्टर फॉर्म थी, ये तो क्या थी बेटा? इमेजिन करो अभी प्लेन भी होता तो क्या होता। प्लेन वाली एक्सरसाइज कट गई। देखो, अभी तक अपन ने लाइंस के बारे में क्या क्या सीखा है, बताओ मुझे। लाइंस की इक्वेशन, उनके बीच का एंगल, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब सपोज करो प्लेन भी होता कोर्स में तो पता है क्या क्या चलता? ल- दो प्लेन्स के बीच की दूरी, दो प्लेन्स के बीच का एंगल, एक लाइन और एक प्लेन के बीच की दूरी, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल, एक लाइन एक प्लेन से यूं पास थ्रू हो रही है, एक लाइन एक प्लेन के ऊपर रखी है, इन दोनों के बीच की दूरी। मतलब कुछ भी बन सकता है, फिर तो 3D स्पेस पूरा ब्रह्मांड हमारा है। तो ये आप लकी हो कि 2 साल से वो प्लेन कट गया, नहीं तो ये चैप्टर पूरे बुक 2 का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता था, प्लेन को इंट्रोड्यूस कर दें तो। ठीक है, अब तो आसान है काफी, अब सेकंड एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, जितना हमको इंट्रोडक्शन में काम टाइम लगा ना उसका आधा भी नहीं लगेगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाएंगे क्योंकि फॉर्मूला एप्लीकेशन है सीधा सीधा। हम मिसलेनियस में थोड़े घूमे फिरे क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन जब प्लेन आता था तो बहुत कुछ आता था। आप आपकी दीदी से पूछना, यश तनीषा औरों को पढ़ाया था प्लेन, क्योंकि हालत टाइट हो गई थी। वो प्लेन कहाँ है ये समझाने में 3 दिन लग गए थे, वो सर प्लेन है कहाँ स्पेस में, वो समझाने में ही 3 दिन लग गए थे। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, एनीवेज जो है सो है। हाँ, कार्टेशियन फॉर्म देखो, अब तक आपने जितनी बार भी किसी चीज की वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म देखी सीखी पढ़ी, तो आपने ऐसा फील किया होगा कि यार कार्टेशियन फॉर्म देखने में और याद करने में आसान है, एक्स वाई जेड में पढ़ना है। वेक्टर फॉर्म थोड़ी सी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड, आई कैप जे कैप के कैप। लेकिन याद रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में ही अच्छा लगता है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म बड़ी भयानक है। क्यों? एक तो क्रॉस प्रोडक्ट करो जो कि डिटर्मिनेंट होता है 3/3 का, है ना, और उसका फिर मैग्नीट्यूड चलो नीचे लिख देंगे, और A2 - A1 को उस डिटर्मिनेंट के रिजल्ट से डॉट करो। चलो एक बार करके देखते हैं, करना तो है ही भाई, अब क्या करें कोर्स में तो मैं रफली करके दिखाता हूं चलो। ये तो है, इधर देखो A2 - A1 वेक्टर, ठीक है, डॉट इधर क्या है बोलो, B1 × B2, और नीचे है इसका मैग्नीट्यूड। अब कार्टेशियन में करने का मतलब है सारे वेक्टर्स को खोल के रख दो। तो वेक्टर ए वन और वेक्टर A2 को हम खोल के रखेंगे, तो वेक्टर A1 मान लो क्या है, X1 Y1 Z1, वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ही तो हैं। और वेक्टर A2 मतलब जो दूसरे लाइन पे जो पॉइंट लाया कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं X2 Y2 Z2। तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 क्या बनेगा बताओ, X2 - X1 टाइम्स आई कैप। इमेजिन कर पा रहे हो ना? ये क्या है बेटा, X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप, माइनस वो क्या है बेटा, X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप। तो माइनस करेंगे तो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का ही तो डिफरेंस करेंगे। बोलो आगे क्या बनेगा, Y2 - Y1 टाइम्स ऑफ
जे कैप, आगे बोलो बेटा, Z2, क्योंकि A2 माइनस A1 कर रहे हैं ना, Z1 टाइम्स के कैप। ये तो केवल और केवल A2 माइनस A1 हुआ है, अभी इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। अब किससे करना है साहब? B1 क्रॉस B2 के, B1 क्रॉस B2 से, जिसका आंसर एक डिटर्मिनेंट होता है, जिसका आंसर क्या होता है? एक डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट मैं बना देता हूं एक बार यहाँ पे। और डिटर्मिनेंट कैसे करते थे जरा बताए ना? आई कैप, जे कैप, के कैप तो लिखते थे बिल्कुल सजा के। अब B1 वेक्टर के आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखने हैं। B1 वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हम जब से टॉपिक स्टार्ट किया हमने A1 B1 C1 लिए हैं, और B2 के हमने क्या लिए हैं? A2 B2 C2। जब एंगल्स बिटवीन टू लाइंस की बात करी तो भी यही किया था, A1 B1 C1, और जो दूसरा लाइन है उसकी जो डायरेक्शन है वो हमने मानी है A2 B2 C2। अब डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड को एक बार छोड़ो, पहले तो यही इतना ही कर लेते हैं, पहले तो हम इतना ही कर लेते हैं। अब सुनो यहाँ पे, स्क्रीन पे फोकस करो सारे बच्चे। इस डिटर्मिनेंट में आई कैप वाला कंपोनेंट कैसे निकालोगे? B1 C2 B2 C1, इतने टाइम्स आई कैप होगा। कितने टाइम्स आई कैप होगा? B1 C2 माइनस B2 C1, इतने टाइम्स आई कैप हो गया। फिर जब डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो रेस्पेक्टिव आई कैप से आई कैप मल्टीप्लाई होगा। यानी कि मानते हो कि x2 माइनस x1 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, B1 C2 माइनस B2 C1। तो जब इससे ही मल्टीप्लाई होना है तो आई कैप क्यों लिखूं, यहीं लिख दूं x2 माइनस x1। समझ आया क्या कहा मैंने? भाई अभी B1 C2 माइनस B2 C1 आई कैप से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? आई कैप से, जो अल्टीमेटली जाके उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दो स्टेप्स में मैं क्यों करूं? मैं आई कैप जे कैप के कैप लिखने की जगह यहां पे x2 माइनस x1, यहां पे y2 माइनस y1, और यहां पे z2 माइनस z1 कर दूं, तो ये न्यूमरेटर पोर्शन इसको हटा दो, ये न्यूमरेटर पोर्शन तो रेडी हो चुका है। डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड, किसका? B1 क्रॉस B2 का। तो B1 क्रॉस B2 के जो कंपोनेंट्स है उसके स्क्वायर का सम का रूट करेंगे। क्या कंपोनेंट्स हैं इसके? B1 C2 माइनस B2 C1, ये पहला कंपोनेंट है, इसका स्क्वायर करेंगे। सिमिलरली दूसरे कंपोनेंट, तीसरे कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे और रूट करेंगे। तो थोड़ा रफ इंप्लीकेशन समझ में आया तो फेयर में बताऊं? ठीक है। सबसे मेन चीज यहां पे ये थी कि आई कैप जे कैप के कैप को हटा के आपने अचानक से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 लिख क्यों दिया, जबकि हमने अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट में ऊपर आई कैप जे कैप के कैप ही लगाया है? क्योंकि उसको अल्टीमेटली डॉट करवाना है किसी से, तो मल्टीप्लाई अल्टीमेटली करवाना है, तो दो स्टेप्स मल्टीप्लाई ना करके हमने एक ही स्टेप में उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है। आओ, कार्टेशियन फॉर्म में हमने जो पॉइंट ऐसे उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 और पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 मान लिए हैं। तो फिर यहाँ पे वेक्टर a1 हो गया x1 i के, y1 j के, z1 k के, a2 हो गया ये। तो डायरेक्शन जो है हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मान ली है। तो b1 ये हो गया और b2 ये हो गया। अब b1 क्रॉस b2 ये होता है, b1 क्रॉस b2 ये होता है ना? होता है बोलो। और उसका मैग्नीट्यूड कुछ ये होता है। मैग्नीट्यूड कैसे आया? पहला कंपोनेंट क्या होगा? B1 C2 माइनस B2 C1, उसका स्क्वायर कर दिया। दूसरा कंपोनेंट जे कैप के लिए कैसे आया होगा बताओ? A1 C2 माइनस A2 C1, लेकिन क्योंकि नेगेटिव कर दिया तो C1 A2 पहले लिख दिया और A1 C2 बाद में लिख दिया, और उसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। और जो तीसरा कंपोनेंट है के वाला, उसको कैसे निकाला? A1 B2 माइनस A2 B1, उसका स्क्वायर कर दिया, सम करके रूट कर दिया। ठीक है ना? ये हो गया डिनोमिनेटर पार्ट इसका। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम जो ऊपर आई कैप जे कैप के कैप होता था उसकी जगह सीधे ही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 कर देंगे। हम डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप से ना निकाल के इनसे निकाल लें तो वो सीधे डॉट प्रोडक्ट करके मिल रहा है मुझे, वो क्रॉस करके डॉट करके डायरेक्ट ऐसा ही डिटर्मिनेंट मिल रहा है। समझ गए? ओके। ओके। डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो जो वो ऊपर क्वांटिटी लिखी थी वो क्वांटिटी ये है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जब आप ये कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला याद करो तो आप केवल और केवल न्यूमरेटर पार्ट तो चलो ऐसे याद कर लो कि एक डिटर्मिनेंट बनेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, उसकी पहली रो होगी और उन दोनों की डायरेक्शन और जो होगी दूसरी तीसरी रो होगी। ऐसे तो आप याद कर लोगे, लेकिन ये चीज याद करना बड़ी दिक्कत होगी। तो आप कार्टेशियन फॉर्म में भी नीचे यही याद रखना कि b1 क्रॉस b2 का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि उसके बाद आप उसको ऐसे खोल तो, कंपोनेंट्स देख के खोल तो आप खुद ही लोगे। बाकी अगर आप ऐसे याद रखोगे ये B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है याद रखना। ठीक है। और किसी ने कहा कि सर फॉर्मूला तो लिखना पड़ता है ना। अब एक बच्चे ने एक बार हाथ खड़ा करके किया कि सर आप इसको B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से याद करवा रहे हो, तो हम ऐसा कैसा फॉर्मूला लिख सकते हैं जिसका न्यूमरेटर पार्ट कार्टेशियन फॉर्म में है और डिनोमिनेटर पार्ट वेक्टर फॉर्म में है? तो सुनो बेटा, आप अगर न्यूमरेटर पार्ट लिख दोगे
आप मन में तो याद रखो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड है, जब आप लिखने की बारी आती है तो उसका मैग्नीट्यूड आप ऊपर डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है तो खुद नहीं लिख सकते क्या, ये आ गया इधर, ऊपर डिटर्मिनेंट है ना आपके सामने, लिख दिया ना आपने, तो उसका उसके कंपोनेंट्स आप वही तो बना के नीचे लिखने हैं। तो जब आपको लिखने की बारी, मान लो एग्जाम में कर रहे हो, आपको फॉर्मूला लिखना है, तो आपने फटाफट से ऐसे करके ये इधर लिख दिया ना। तो मन में क्यों याद रखते हो ये सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें, मन में तो याद रखो कि आपको उसका डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, और जब आप लिखो एक्चुअली तो ऊपर डिटर्मिनेंट आपके सामने पेश है, आप खुद बना बना के लिख दो। ठीक है क्या सारी बातें? और ये दो बार्स इसलिए हैं क्योंकि ये तो है डिटर्मिनेंट वाला बार, और वो मॉड्यूलस बताया था ना हमने, रेड कलर की जो लाइंस लिखी हैं वो क्यों है मॉड्यूलस, ताकि ये जो है नेगेटिव ना आ जाए। ओके, इज दिस थिंग क्लियर टू यू? अच्छा एक चीज मानते हो, यहाँ पे सारे न्यूमेरिक हैं, ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये तो वैसे न्यूमेरिक थे। जब हम यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप रख रहे थे, तब ये एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती थी। लेकिन जब अपन ने x2 - x1 y2 - 1 z2 - z1 रख दिया, तो अब ये भी तो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो अब ये एक न्यूमेरिक क्वांटिटी निकल के आएगी, बस वो नेगेटिव ना निकले, इसलिए अपन ने ये रेड मार्क लगा दिया। ओके, क्लियर? तो कार्टेशियन फॉर्म फॉर्मूला थोड़ा सा दिक्कत है, और अच्छा तो यही होगा वेक्टर फॉर्मूला ही याद रखो। ठीक है, लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक नहीं, कल नहीं करेंगे, आज ही करेंगे। अब इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स, है ना, क्योंकि कनेक्शन अगर बिगाड़ दिया तो फिर वापस समझाना पड़ेगा कल का, तो वेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा टाइम हमारा। चाहो तो 2 मिनट पानी पी लो फटाफट। चलाएं, अब तो फ्लो बना हुआ है, मौसम बना हुआ है। ओके चलो देखो इधर, मौसम बना हुआ है तो फिर देखो प्रियांशी, ठीक है, सब ठीक है ना, खैरियत है ना? खैरियत है ना दिमाग के अंदर? ओके चलो। तो भैया अब दो है पैरेलल लाइंस, अब दो क्या है हमारे पास, पैरेलल लाइंस। तो लाइन L1 और लाइन L2 पे वही दो पॉइंट्स लाया कर रहे हैं, ए और बी। अब सुनो, जब दो पैरेलल लाइंस है मेरे पास, तो इस लाइन पे एक पॉइंट लाया कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी इक्वेशन से, इस लाइन पे दूसरा पॉइंट लाया कर रहा है, उस पे भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसकी इक्वेशन से। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल आमने सामने हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी ही शॉर्टेस्ट दूरी होगी। मान लो कि ये ए, जो ए पॉइंट है यहां होता और ये बी पॉइंट यहां होता, तो आप क्या कहते हैं सर, ए बी निकालो, डिस्टेंस ए बी निकाल लो, वही इनकी शॉर्टेस्ट दूरी है। लेकिन अगर नहीं हुए, मान लो ए इधर है और बी इधर है, तो क्या ये शॉर्टेस्ट दूरी होगी क्या? नहीं। तो हम जब फॉर्मूला बनाते हैं तो हम गिरी से गिरी कंडीशन सोचते हैं। हम अगर हमारी फेवरेबल कंडीशन सोच रहे हैं कि दोनों तो आमने सामने हैं, A2 - A1 कर दो, यही शॉर्टेस्ट दूरी है, तो वो किसी केस पे तो काम करेगा, लेकिन किसी केस पे वो फेल भी हो सकता है। तो इसलिए हमने जान करके पॉइंट ए को इधर लिया है, पॉइंट बी को इधर लिया है, रेयरेस्ट एंड रेयरेस्ट सिचुएशन मानी है कि ये दोनों आमने सामने नहीं है। तो ये दोनों आमने सामने नहीं है, तो अब शॉर्टेस्ट दूरी कैसे निकालूं मैं? या तो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वो शॉर्टेस्ट दूरी है, या बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वो शॉर्टेस्ट दूरी है। तो मैंने इस केस में बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये बीपी ही मेरी शॉर्टेस्ट दूरी है, यही डी है जो आपको फाइंड आउट करनी है। समझे? भाई दोनों आमने सामने नहीं है, दोनों ऐसे हैं, तो या तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, या उससे उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वो सेम ही होंगे दोनों परपेंडिकुलर्स, और वही शॉर्टेस्ट दूरी होगी दो पैरेलल लाइंस के बीच की, होगी ना? तो अब मुझे क्या चाहिए बताओ, ये डी की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? ये डी की। वन मोर थिंग, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो कोई B1 और B2 नामक चीज नहीं होगी, एक ही होगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो सेम है। भाई वैसे लाइन L1 की क्या बनाते थे अपन, वेक्टर A1 प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर B1। इसकी क्या बना, आर वेक्टर भी लिखो, वेक्टर आर इक्वल टू, इसकी क्या बनाते थे, वेक्टर आर इक्वल टू बोलो A2 प्लस म्यू टाइम्स B2। अब जब कहीं से इंफॉर्मेशन हाथ लगी कि साहब दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो हम क्या करेंगे, ये B1 B2 ना लिख के वेक्टर बी ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर्स जो हैं वो उनका डायरेक्शन सेम ही तो होगा जब लाइंस पैरेलल हैं। तो देखो एक ही डायरेक्शन बनाई है मैंने, पिछली बार की तरह B1 और B2 दो अलग अलग डायरेक्शन नहीं बनाई है। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? ओके। तो ये जो ए और बी को कनेक्ट कर रही है लाइन, और जो दूरी मैंने बनाई है, और एपी जो इस लाइन पे ये इतना सा पार्ट है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, बोलो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। मान लेते हैं ये जो कनेक्टिंग लाइंस हैं, ये L1 के साथ मान लेते हैं एंगल थीटा क्रिएट कर रही है। ओके, तो मुझे बताना ये जो ए बी लाइन है, वेक्टर बी के साथ भी एंगल थीटा ही बनाएगी, क्योंकि वेक्टर बी इसी से ही तो पैरेलल है। तो ये शिफ्ट होके यहां आ सकता है ना, पैरेलल डिस्प्लेस होके आ सकता है ना। तो ये ए बी और लाइन L1 के बीच की दूरी, बीच का एंगल भी कह सकते हैं, और ये ए बी और वेक्टर बी के बीच का एंगल भी कह सकते हैं, थीटा कह सकते हैं। अब मुझे यहां से साइन थीटा की वैल्यू बता दो आप बस।
साइन थीटा की वैल्यू बता दो इस ट्राइंगल से। अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। अपोजिट तो वही है जो मुझे चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो चाहिए आपको, और ए बी की दूरी चाहिए यहाँ पे। तो अगर मैं ए बी को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। यहां तक क्लियर है? वेक्टर ए बी का क्या चाहिए आपको? मैग्नीट्यूड, जो कि एक्चुअली वही ए टू माइनस ए वन बनने वाला है, ए टू माइनस ए वन बनने वाला है। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। इसको मैंने एक इक्वेशन लिख के मार्क करके छोड़ दिया है। अच्छा, साइन थीटा ही क्यों लिया सर? आपकी मर्जी से चलेगी क्या? कॉस थीटा तो ले लो। तो कॉस थीटा लेंगे तो एपी से मेरा क्या ही रोल, मुझे रोल क्या है, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो उसमें अपोजिट साइड चाहिए ही होगी। और मुझे गिवन क्या है, मुझे ए टू माइनस ए वन गिवन है भाई, दो पॉइंट्स गिवन है तो ए टू माइनस ए वन में निकाल लूंगा ना। तो रोल परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, इसलिए साइन थीटा निकाला गया है। ठीक है। अब दूसरा केस अभी मैंने क्या कहा कि ये जो एस टी ए बी वैक्टर है, ये वेक्टर बी के साथ थीटा एंगल बनाएगा। ये जो वेक्टर ए बी है, वेक्टर बी के साथ क्या एंगल बनाएगा? थीटा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। क्या फॉर्मूला होता है? बोलो, पढ़ के बताओ सारे बच्चे। cos थीटा इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट। नहीं लगाएंगे, क्योंकि साइन थीटा गिवन है, तो फॉर्मूला साइन थीटा वाला ही लगाएंगे। तो एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स के दो फॉर्मूले होते थे, एक cos थीटा वाला होता था जो डॉट प्रोडक्ट की देन है, एक साइन थीटा होता था जो क्रॉस प्रोडक्ट की देन है। तो हम, अगर आपको बाय डिफॉल्ट कोई कहता है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालो, तो आप ऑब्वियसली cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है कि हमको यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहली इक्वेशन में साइन थीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है। तो दो एंगल, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला साइन थीटा से क्या होता था, कोई बताएगा? याद है? उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उनका रेस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड, है ना। तो वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इनका अपना अपना खुद का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, यही होगा। ये भी साइन थीटा की वैल्यू है। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से दो दो साइन थीटा की वैल्यू निकल गई, बोलना जरा। दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो देखें क्या होता है। तो दोनों को इक्वेट करते ही वेक्टर मैग्नीट्यूड ए बी, तो ये तो कट गया। तो डी की वैल्यू क्या आ गई जो चाहिए थी? डी इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्रॉस बी डिवाइडेड बाय केवल उसके डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड। ए बी कैसे निकला, ए बी कैसे निकालेंगे? वही ए टू माइनस ए वन, यानी कि फाइनल फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, जो उस वाले फॉर्मूले में भी था, क्रॉस प्रोडक्ट बी, उस वाले में बी वन क्रॉस बी टू था और यहाँ डॉट था। अभी इस क्यू लाइंस में क्या था? बीच में डॉट था और बी वन क्रॉस बी टू था, ऐसे था ना। अब यहाँ पे बी वन बी टू नामक दो क्वांटिटीज तो है ही नहीं, तो सीधे इसी के साथ क्रॉस कर दो और डिवाइडेड बाय वही बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड होता था, यहाँ पे केवल बी का ही मैग्नीट्यूड चलेगा। आपकी बुक में ये इधर गिवन है और ये इधर गिवन है, तो मुझे बताओ उससे डिफरेंस क्रिएट होगा क्या? पहले तो ये सोच के बताओ। आपकी बुक में ये इधर गिवन है जो फॉर्मूला याद करवाया जा रहा है, और ये इधर गिवन है, तो अगर हम इसको उल्टा लिख दें तो डिफरेंस क्रिएट होगा क्या? होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। बट याद करो, हम तो इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना। तो दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के अपोजिट भी हैं तो मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा ना। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम करें क्या, इसको इधर इधर याद करें या इधर इधर? मेरे सजेशन में इसको इधर याद करना इसलिए आसान है क्योंकि इस क्यू लाइंस के फॉर्मूले में भी ये पहले है, ए टू माइनस ए वन। तो कम से कम एक क्वांटिटी तो याद रहेगी जो दोनों के फॉर्मूले में मैच करती है कि ए टू माइनस ए वन पहले आता है, फिर क्रॉस करके वहां वहां पे डॉट करके बी वन क्रॉस बी टू है, और यहां पे सीधे ही क्रॉस है बी वन से। तो थोड़ा थोड़ा उससे रिलेशन मिलेगा, तो दोनों फॉर्मूले याद करने में हमको आसानी होगी। तो ये फॉर्मूला है हमारा फाइनल, दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी निकालने का, दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी निकालने का। बोलो ठीक है, क्लियर है? संभालो अपने आप को बेटा। ऐसे दिल छोटा नहीं करते। देखो देखो देखो, देखो खत्म करते हैं पहले इसको। होता रहता है, अभी और भी भयानक चीजें आनी है ना, अभी शुरुआत है। L1 एंड L2 बी टू पैरेलल लाइंस विद द गिवन। अब सपोज करो ये कल ही पढ़ा देता, पूरा एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रोडक्शन कल ही होता, तो क्या होता? चलो देखो, L1 की इक्वेशन ये। अच्छा, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये B1 B2 तो नहीं होगा, B1 B2 तो नहीं होगा क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो डायरेक्शन सेम है। लेकिन लैम्डा और म्यू तो आज भी होगा।
क्योंकि दो लाइन, ये लाइन इस वेक्टर से पैरेलल है, ये लाइन इस वेक्टर से पैरेलल है, तो एडजस्ट करने वाला स्केलर तो अलग अलग हो सकता है ना। तो स्केलर को आप मत कर देना सेम सर, फिर तो लैम्डा भी सेम ले लो, पैरेलल है तो ये स्केलर तो अलग अलग होगा, बस ये B1 B2 नहीं होगा, ये B1 B2 नहीं होगा, ठीक है। तो A1 और A2 तो वो दो पॉइंट्स हैं A और B जिनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, थ्रू विच द लाइंस L1 एंड L2 आर पासिंग। और लाइंस L1 और L2 पैरेलल हैं, इसीलिए उनके डायरेक्शन वेक्टर्स भी पैरेलल हैं, ठीक है। इसलिए वेक्टर बी को अकेले को ही हमने डायरेक्शन वेक्टर मान लिया, बोथ ऑफ द लाइंस L1 और L2 का, ठीक है। मेंशन किया हमने एक एक चीज, डोंट वरी, है ना। अब जो बीपी है उसको हमने L1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के उपलक्ष्य से। आप चाहो तो जरूरी नहीं है बीपी करते, आप एपी भी कर सकते हैं, मतलब उस लाइन से भी परपेंडिकुलर डाल सकते थे। हमने अभी बी से डाला है तो बीपी परपेंडिकुलर टू L1। अगर बी से डालोगे तो L1 पे डलेगा, ए से डालोगे तो फिर L2 पे डलेगा, एपी परपेंडिकुलर L2 होता वो, ठीक है। और ये बीपी ही हमारी वो शॉर्टेस्ट दूरी है जिसकी तलाश है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, इसलिए हम उसको डी से डिनोट करा देते हैं, ठीक है। लेट इट डिनोट बाय लेटर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थीटा इन दोनों के बीच का एंगल ले लेते हैं, वेक्टर ए बी और लाइन L1 के बीच का एंगल हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन कैप। तो अगर हम दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो ये एन कैप यहां से हट जाता है, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू, एक्चुअली ये तो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूला से साइन थीटा कैसे निकालते हैं उसका डेरिवेशन हो गया, पर हम चाहें तो डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं ना। साइन थीटा क्या होता है, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय अलग अलग मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक इक्वेशन से साइन थीटा ये निकल गया, दूसरे इक्वेशन में सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए ट्राइंगल बीपीए में, और साइन थीटा निकाला है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड वही बीपी है, और ए बी को वेक्टर का नाम दे देता हूं, मॉडुलस लगा दिया मैंने, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ये इक्वेशन 1 से साइन थीटा की वैल्यू है और ये इक्वेशन 2 से साइन थीटा की वैल्यू है, तो उसमें पहली फुर्सत में इसको काट दिया, तो ये बीपी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी डी, तो उसका फॉर्मूला ये रेडी होके आ गया। ए बी को खोल दिया, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, ठीक है। आगे पढ़ो क्या है, प्लेन, यानी कि इसके आगे का सारा पोर्शन हमारा ओमिटेड है। ये आपका यहाँ पे इस चैप्टर का आखिरी इंट्रोडक्शन हो चुका है, और कोई टॉपिक नहीं बचता इस चैप्टर में, केवल सवाल ही बचते हैं, ठीक है। इसकी कोई भी कार्टेशियन फॉर्म नहीं है, क्योंकि जब बनाने लगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगी, बनी, बुक में भी नहीं है। मतलब आपसे अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी पूछेगा, तो आप कार्टेशियन फॉर्म में लाइंस देगा ही नहीं, देगा ही वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि फॉर्मूला इंट्रोड्यूस वेक्टर फॉर्म में कराया है, ठीक है, क्लियर है। स्क्यू लाइंस अगर वो हैं तो फिर कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, दो लाइंस के बीच की दूरी पूछ ली और बताया ही नहीं कि स्क्यू है कि पैरेलल, अब क्या करोगे भाई, सर बताओ तो मैं वो वाला फॉर्मूला यूज करूं, और बताओ पैरेलल है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूं। B1 और B2 वेक्टर को एनालाइज करके हम खुद ही चेक कर सकते हैं कि स्क्यू है या पैरेलल है। अगर B1 जो नीचे डिनोमिनेटर्स होते हैं दोनों लाइंस में, क्या हुआ, दोनों लाइंस में जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, देखो, जो दोनों लाइंस में नीचे डिनोमिनेटर्स होते हैं इक्वेशन में, अगर वो दोनों प्रोपोर्शनल हैं, अगर वो दोनों क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं, तो यानी कि डायरेक्शन तो सेम है, और डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन वेक्टर सेम है, तो वो लाइंस पैरेलल हैं। और मान लो वो प्रोपोर्शनल नहीं है, तो फिर लाइंस स्क्यू हैं। तो हमको ये भी खुद को ही पता लगाना है कि लाइंस स्क्यू हैं या पैरेलल, वो नहीं बताएगा आपको, चाहे से यकीन ना हो। तो एक्सरसाइज नंबर 11.2 जो है उसके क्वेश्चंस की, आखिरी के क्वेश्चंस की एक बार शक्ल देखो, देखो एक बार देखो, 14-15 क्वेश्चन देखो, क्या वो कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, कह रहा है कि पैरेलल। आप खुद पता लगाओ ये लाइंस स्क्यू हैं या पैरेलल, फिर फॉर्मूला लगाओ, कार्टेशियन फॉर्म में भी खुद ही पता लगाओ। यहाँ पे अगेन ये 4 क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, कहीं पर भी उसने नहीं कहा कि लाइंस कैसी हैं, खुद ही पता लगाओ और आगे का काम करो। करेंगे अभी एक्सरसाइज में, तो कल से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, आज कुछ सवाल पे नहीं आते, नहीं तो सिस्टम हैक हो जाएगा, वो हैंग हो जाएगा, सॉरी। चलिए तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।